गरीब का अमीर बेटा। लल्लन भैया के गांव में एक चाय की दुकान थी। गांव के सारे लोग लल्लन भैया की चाय स्वाद लेकर पिया करते थे। अरे वाह लल्लन भैया, आपके हाथों की चाय तो मतलब कमाल है। धन्यवाद भैया, पर चाय हम नहीं, हमारी मेहरारू शांति देवी बनाई है। वाह, हमें तो फर्क समझ में ही नहीं आया रे। आप दोनों के हाथों की चाय बिल्कुल एक समान है। वो तो है, और इतना ही नहीं, हमारा बिटवा भी ऐसी ही स्वादिष्ट चाय बनाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। वाह लल्लन भैया, आपका तो ये फैमिली बिजनेस हो गया। जी, वो तो है। तभी सनी कॉलेज से लौटा। अच्छा हुआ तुम आ गए बिटवा, हमें घर जाना था साफ सफाई करने। अब तुम यहाँ चाय बनाओ और अपने पापा की मदद करो, हम चलते हैं। हाँ माँ, ठीक है। अच्छा ये बता दो कि तुम्हें आज खाना क्या खाना है? कभी हमें भी पूछ लीजिए शांति देवी जी। अरे आपका क्या है, आप तो वही बोलेंगे, बैंगन का भरता। वो तो मैं हफ्ते में 2 बार बनाती ही हूँ। सनी तू बता बेटा, तुझे क्या खाना है? माँ, आप भिंडी मसाला बना दीजिए। ठीक है बेटा। हमारी तो कोनो बात ही नहीं सुनता है। सुबह से शाम काम करते हैं, पर क्या फायदा। अरे आप काहे दिल पे ले रहे हैं, कल आपका बैगन का भरता बना दूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। शांति देवी वहाँ से चली गई और सनी चाय बनाने लग गया। सनी भी बिल्कुल अपने माँ पापा के जैसे ही स्वादिष्ट चाय बनाता था। लोग दूर दूर से इनके ठेले पर चाय पीने आया करते थे। वाह, मजा आ गया। क्या चाय है भैया, एक और दे दो। हाँ हाँ, काहे नहीं। गांव में लल्लन की चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी कमाई भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। जल्दी ही सनी का जूनियर कॉलेज खत्म हो गया। एक दिन गांव के मास्टर जी चाय पीने आए। लल्लन ने मास्टर जी को चाय दी। लल्लन, तुम अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर क्यों नहीं भेज देते? ऐसा सोचे नहीं है अब तक मास्टर जी। सनी बहुत ही स्मार्ट है। अगर वो आगे पढ़ेगा तो मुझे विश्वास है कि वो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हें उसे आगे पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पर आपको क्या लगता है सन्नी को क्या करना चाहिए आगे? वो गणित में अच्छा है और उसे व्यापार की अच्छी खासी समझ भी है। तुम उसे MBA करवाओ, उससे वो किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाएगा। तुम्हारा नाम बहुत रोशन होगा ललन। जैसा आप कहें मास्टर जी, हम आज ही उससे बात करता हूँ। मास्टर जी के जाने के बाद शांति देवी और सनी वहाँ पहुँचे। लल्लन ने उन्हें मास्टर जी की बात बताई। मास्टर जी को यकीन है कि सन्नी बहुत ही काबिल बनेगा शांति देवी। तो देर किस बात की, करवा दीजिए सनी का दाखिला MBA में। सनी शांत खड़ा था। क्या हुआ, तो चुप काहे है रे? आप जैसा सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। MBA की फीस बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 10-12 लाख। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? लल्लन मुस्कुराया। अरे तूने क्या सोचा, तेरे बापू कंगाल हैं? इतने पैसे तो हैं मेरे पास। तू अब मुस्कुरा और MBA का पता कर। ये सुनकर सनी बहुत खुश हुआ। वो खुद भी MBA करना चाहता था, पर उसने पैसों का सोचकर कभी अपने माँ पापा से इस बारे में बात नहीं की। कुछ दिन बाद लल्लन का परिवार एक बड़े से कॉलेज में पहुंचा। यहाँ 15 लाख फीस भर के सनी का एडमिशन हो गया। सनी बहुत खुश था और उसके माँ पापा भी। उसे हॉस्टल में छोड़कर लल्लन और शांति देवी वहाँ से चले गए। घर पहुंचकर लल्लन कुछ परेशान सा था। ये बात शांति देवी ने भाप ली। क्या हुआ, अब आप काहे चिंता में डूबे हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो हो गया ना? हो तो गया, पर शांति देवी कर्ज भी तो लेना पड़ा ना। हम कुछ समझे नहीं। हमारे पास 12 लाख रुपए थे और फीस 15 लाख थी।
तो 3 लाख हमने लाला से उधार लिए हैं। हे राम, वो लाला तो ब्याज के नाम पर लूटता है। अरे अरे, हमारे पास और कौनो रास्ता नहीं था। कोई नहीं, उम्मीद है हम लाला का जल्द ही पूरा कर्जा चुकता कर देंगे। हाँ। ललन और शांति देवी सोच रहे थे कि वो ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द लाला का सारा कर्जा चुकता कर देंगे और उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। हर महीने लाला ब्याज लेने आ जाया करता था और उसी के साथ शहर में रह रहे सनी को भी पैसे की जरूरत होती थी। अब ललन का बोझ बढ़ गया था। उसकी आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा। वो दिन ब दिन टेंशन में डूबने लगा और इसी के साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई कि ललन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सनी भी शहर से वापस आ गया और लौटने के बाद उसे कर्ज के बारे में पता चला। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वहां पढ़ने जाता ही नहीं। बिटवा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे रे। तू चिंता मत कर, कुछ दिन में हम सब ठीक हो जाएंगे और फिर ये कर्जा भी चुका देंगे रे। तू मन लगाकर पढ़ बस। सनी कुछ दिन अपने माँ पापा के साथ गांव में ही रहा, उनकी देखभाल की और फिर वो वापस कॉलेज लौट गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो वो कर सकता है अपने माँ पापा की मदद करने के लिए। तभी उसका दोस्त संजीव आया। यार, एक चाय बना देना प्लीज। तेरी हाथों की चाय पिए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं तेरे हाथ की चाय मिस कर रहा था यार। तभी सनी को आइडिया आया कि क्यों ना वो शहर में एक चाय की टपरी खोले। उसने अपने दोस्त के लिए चाय बनाई और उसे अपना आइडिया बताया। पर तू एम्बेरेस्ड तो फील नहीं करेगा ना? नहीं रे, मैं तो बचपन से ही चाय बेच रहा हूँ, यही हमारा फैमिली बिजनेस है। तो भाई शुरू करते हैं, मैं भी तेरा साथ दूंगा। संजीव ने सनी के लिए कॉलेज के नजदीक की एक टपरी ढूंढ ली। इसका रेंट 5,000 है, पर तू चिंता मत कर। 2-3 महीने अगर कमाई नहीं हुई तो मैं भर दूंगा ये अपने पॉकेट से। दोस्त, तूने इतना बोल दिया ना, बड़ी बात है। पर मुझे अपनी चाय पे भरोसा है, बहुत चलेगी। फिर तो सही है, कल ही शुरू करते हैं। अगले ही दिन सनी और संजीव ने दोनों टी स्टॉल शुरू कर दिया। शुरुआत में 1-2 ग्राहक ही आए, पर चाय का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। मस्त है ये चाय, एकदम कड़क है यार। धीरे धीरे टी स्टॉल पर ग्राहक बढ़ने लगे और सनी और संजीव की कमाई भी बढ़ने लगी। दोनों कॉलेज के बाद टी स्टॉल पर काम किया करते थे। सनी चाय बनाता और संजीव ग्राहकों को संभालता। उन दोनों की पहले महीने में ही कमाई 30,000 रुपए की हो गई थी, जो देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। महीने के अंत में सनी ने संजीव को 15,000 रुपए दे दिए। ये तेरा हिस्सा। संजीव ने 5,000 लिया और बाकी लौटा दिया। ये रेंट के हैं और ये तू तेरे पापा को दे। तेरा लोन खत्म हो जाएगा तब मैं अपना शेयर ले लूंगा। ये सुनकर सनी भावुक हो गया। उसने संजीव को गले लगा लिया। सनी ने सारे पैसे अपने पापा को भेज दिए। इसके बाद टी स्टॉल और अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते 3 लाख का कर्ज कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। सनी और संजीव का टी स्टॉल बहुत बड़ा हो चुका था। उनके पास कई लोग काम करते थे। इसके बाद उन दोनों ने कई और जगहों पर भी टी स्टॉल खोल लिए और सारे सक्सेसफुल चलने लगे। MBA खत्म होने तक सनी और संजीव एक फूड चेन के मालिक थे और उनका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था। MBA के बाद सनी गांव लौटा कार में। ललन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसने जो सोचा नहीं था, आज उसके बेटे ने वो मुकाम हासिल कर लिया था। हम तो तुमको बस एक बड़ा आदमी बनाने के लिए शहर में भेजे थे पढ़ने, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े आदमी बनकर आए हो सन्नी। सनी ने अपने पापा का आशीर्वाद लिया। शांति देवी भी बहुत खुश थी। इसके बाद सनी ने गांव में एक बड़ा सा घर लिया और बड़ा होटल खोला और अब लल्लन और शांति देवी बड़े होटल में बैठा करते थे।
अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उनके बेटे ने उनकी हर हसरत पूरी कर दी थी। लल्लन एक गरीब चाय वाला था जिसने एक सपना देखा था कि उसका बेटा अमीर बने, और आज उसका ये सपना साकार हुआ। गरीब का बेटा। अहियापुर गांव में 2 भाई रहते थे, बड़ा भाई उदयवीर और छोटा भाई जयवीर। दोनों को विरासत में बहुत सारी संपत्ति और जमीन मिली थी, जिसका बंटवारा दोनों में एक बराबर का हुआ था। पर फिर भी न जाने क्यों जयवीर को उदयवीर से बहुत जलन थी। जब हम दोनों को एक बराबर जमीन जायदाद मिली थी, तो भैया की जमीन बढ़ती कैसे जा रही है? एक दिन मैं भैया की सारी जमीन जायदाद लेकर ही रहूंगा। और जयवीर की ये इच्छा जल्द ही पूरी हुई। उदयवीर की करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। अब उदयवीर के परिवार में बस उसका बेटा रचित बचा था। अब मैं क्या करूंगा? पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। बचपन में माँ मुझे छोड़ गई, और अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? रो मत रचित, मैं हूं ना। मैं तुझे अपने बेटे की तरह पालूंगा। आज से तू मेरे साथ रहेगा। रचित ने अपने चाचा को गले लगा लिया, इस बात से अनजान कि उसके चाचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जयवीर रचित को अपने घर ले गया। वहाँ उसकी पत्नी रचित का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अरे बेटा, तूने अब तक एक भी पराठा नहीं खाया है। ये देख, मैं तेरे लिए और लेकर आई हूँ। नहीं चाची, मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया? तेरी उम्र के लड़कों को तो 4-5 पराठे खाने चाहिए, तभी तो शरीर में ताकत रहेगी और तू मजबूत बनेगा। एक और खा। सुषमा का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो रचित का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वहीं जयवीर की सोच अलग थी। बिल्कुल बलि के बकरे की तरह इसे खिला पिला रही है। वैसे सही है, कुछ दिनों बाद इसे मैं ही तो हलाल करूंगा। लगभग 1 महीने बाद जयवीर कुछ कागज लेकर रचित के पास आया। अरे बेटा रचित, इन कागजों पर साइन कर दे। किस चीज के कागज हैं ये चाचा? अरे जब से भैया गए हैं तब से सारे कारखाने और खेतों में काम बंद है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसका मतलब कि तू चाहता है कि अब से मैं तेरे पिता के सारे काम धंधे संभाल लूं, ताकि एक बार फिर गांव वालों को रोजगार मिले। हाँ चाचा, अभी साइन करता हूँ। पापा के सारे काम धंधे आप ही संभाल लीजिए। रचित ने कागजात पढ़ने की कोशिश तो की, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने सारे कागजातों पर साइन कर दिया। जयवीर बहुत खुश हुआ। 3-4 दिन बाद जयवीर ने रचित को घर से निकाल दिया। चल निकल यहाँ से, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो तूने कर दी, उन सारे पेपर्स पर साइन करके। अब तेरी सारी जमीन जायदाद मेरी हुई। अब तेरा कोई काम नहीं, निकल जा यहाँ से। अरे ऐसा मत कीजिए, वो बेचारा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा? बहुत ममता उमड़ रही है तो तू भी इसी के साथ चली जा। मैं दूसरी पत्नी ले आऊंगा। सुषमा आगे कुछ बोल न सकी और जयवीर ने रचित को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रचित सीधा गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने रोने लगा। आप बहुत निर्दयी हैं। पहले मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे पापा, और अब मेरी सारी जायदाद। अब मैं कैसे जीऊंगा? पापा। रचित रो ही रहा था कि पुजारी ने रचित के सर पर हाथ रखा। रो मत बेटा, वो भगवान सब देख रहे हैं। वो तेरे साथ न्याय अवश्य करेंगे।
कुछ दिनों तक रचित मंदिर में ही रहा। फिर एक रात रचित मंदिर के बाहर ही सो रहा था कि अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया। तेंदुए की आवाज सुनकर रचित अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वो अनजाने में जंगल की ओर दौड़ पड़ा और रात के अंधेरे में वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। हे भगवान, मुझे बचा ले भगवान। रचित मिन्नतें मांग ही रहा था कि उसके सामने एक अलौकिक रोशनी आई। रचित की आंखें चौंधिया गई। जब उसने अच्छे से देखा तो वो रोशनी एक मणि से आ रही थी और वो मणि एक नागराज के सिर पर लगी थी। अरे अरे, हाँ, अरे मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे मत दसना, मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे जाने दो नागराज। रचित गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगा, पर आखिर वो रुक गया। घबराओ मत रचित, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आपको मेरा नाम भी पता है? मुझे तो ये भी पता है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा रचित। कैसे नागराज? नागराज ने रचित को अपनी योजना बताई, जो सुनकर रचित खुश हो गया। अब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। जी नागराज। रचित हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नागराज ने अपनी शक्ति से रचित को गायब कर दिया और रचित सीधा अपने चाचा जयवीर के कमरे में जमीन फाड़ कर निकला। जमीन फटने की आवाज से जयवीर और उसकी पत्नी डर गए। कौन है? क्या है? चाचा मैं हूँ, चिंता मत करो। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू जमीन फाड़ कर कैसे बाहर निकला? ये सब जादू है चाचा। एक नागराज ने मुझे वरदान दिया है, मैं जमीन के भीतर छुपा खजाना ढूंढ सकता हूँ। अच्छा। अब तक मुझे 3-4 खजाने मिल गए, पर आज तो मुझे आपके घर के नीचे ही खजाना मिला है। मेरे घर के नीचे है तो ये मेरा खजाना हुआ ना? लेकिन ढूंढा तो मैंने है ना चाचा। अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अगर ज्यादा बकबक की ना तो पुलिस बुलाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तू मेरे घर चोरी कर रहा था। अरे नहीं चाचा, ऐसा मत करो, ये खजाना आप ही रख लो। तो निकल बाहर। रचित बाहर आ गया और खजाने के लालच में जयवीर बिना कुछ सोचे समझे गड्ढे में जाने लगा। पर उसके अंदर पहुंचते ही मिट्टी सरकने लगी और गड्ढा बंद होने लगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? जयवीर अटक गया। अब उसका पूरा शरीर जमीन में धंसा हुआ था, बस सिर ऊपर था। अरे ये क्या कर दिया तूने मुझे धोखा दिया। देख लूंगा तुझे नाश पीटे। धोखा तो आपने मुझे दिया है, मैंने तो बस आपको सजा दी है। अब ऐसे ही तड़पते रहो मरने तक। अरे नहीं रचित, भले ही वो बुरे हैं, पर वो है तो तेरे चाचा ही ना। उन्हें ऐसे मत मार। उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। मुझे विधवा मत कर बेटा। चाची, आप तो मेरी माँ की तरह हो, मैं आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, पर चाचा ने जो किया वो भी गलत है। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बाहर निकाल, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं तुझे तेरा सब कुछ वापस दे दूंगा, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल मेरे बाप। चाचा, अगर अब आपने मुझे धोखा दिया तो नागराज खुद आपको डस लेंगे। नहीं मेरे बाप, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रचित ने हाथ जोड़े और नागराज को आवाज लगाई। नागराज। रचित के बुलाते ही नागराज जयवीर के घर में प्रकट हो गए। नागराज को देखकर जयवीर और सुषमा दोनों डर गए।
नागराज, चाचा वादा कर रहे हैं कि वो मुझे सब कुछ लौटा देंगे। अच्छा है। अगर इस बार वादा तोड़ा तो सामना मुझसे होगा। याद रखना जयवीर। नागराज ने जयवीर को जमीन से बाहर निकाला। धन्यवाद नागराज, आपने मेरे साथ न्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो रचित। नागराज रचित को आशीर्वाद देकर चले गए। अगले ही दिन जयवीर ने रचित को उसकी सारी जायदाद लौटा दी। अब रचित ने खुद अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। वो खेत में भी जाकर वहाँ का सारा कामकाज देखता था और कारखानों का भी। अब रचित घर में अकेला रहता था। बीच बीच में उसकी चाची सुषमा कभी कभी उससे मिलने आती थी और उसके लिए पकवान भी पकाकर लाया करती थी। नागराज ने रचित को न्याय दिलवाया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी।